Hello students. In this video we will discuss about Lennard-Wichard potential for the MSc class in the subject of electrodynamics. Okay, so please see the video carefully and subscribe my YouTube channel, share and like. Okay, if you have any doubt, please comment on my YouTube channel. Okay, thank you. So now we start. Today's topic is retarded potential. Retarded potential. Which is very important topic. Okay. For 1 minute. Okay. So now रिटार्डेड पोटेंशियल. देखिए सबसे पहले रिटार्डेड पोटेंशियल का मीनिंग समझते हैं कि रिटार्डेड पोटेंशियल मीन्स क्या है. देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ड जो है रिटार्डेड. रिटार्डेड माने मतलब जो पीछे रह जाता है. ओके, जो पीछे रह जाता है. देखिए जरा यहाँ पर हम ऐसे समझेंगे रिटार्डेड. वैसे तो आपने रिटार्डेशन पढ़ा है, मंदन पढ़ा होगा मैकेनिक्स के केस में. ओके, तो यहाँ पर आप देखिए यदि कोई वैल्यू घटती है तो उसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन. तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपका ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव करती है, जैसे आपका मोबाइल हो, मोबाइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपकी बाहर निकलती है. तो सपोज कीजिए कि ये आपका यहाँ पर किसी टाइम एक मोबाइल है, सोर्स है, और इससे आपने कोई कॉल की तो उससे एक सिग्नल निकला होगा. तो यहां से आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल निकला और उसका इफेक्ट आप इस पॉइंट पर काउंट करना चाहते हैं. ठीक है, तो ये सिग्नल जब यहां से यहां पर जाएगा तो आप बताइए इस सिग्नल के यहां पर पहुंचने पर जिस टाइम इस सिग्नल का आप इफेक्ट देखोगे यहां पर इस टाइम पोटेंशियल शायद कुछ और होगा. बात समझे ना. यदि आप इसका इफेक्ट टी टाइम पर, ये सपोज कर लीजिए कि 12:30 पर करते हैं. ओके, तो ये यहां पर जो सिग्नल होगा इससे पहले हो चुका होगा. जो सिग्नल वहां आपको मिला होगा वो सिग्नल इससे कुछ समय पहले यहां पर हुआ होगा. ओके, मान लीजिए कि यहां पर शायद ऐसा हो कि 12 बजकर ये आपका ये 15 सेकंड पर चला हो और 15 सेकंड इस सिग्नल ने यहां से यहां तक जाने में लिए हो. तो हमें क्या करना है, यहां पर इसी पोटेंशियल को फाइंड करना है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर जो यहां से सिग्नल चला था वो अनदर टाइम पर यहां पर क्या है. ठीक है, उस न्यू टाइम पर आपको इस रिटार्डेड पोटेंशियल को यहां पर फाइंड करना है. तो इस सिग्नल के जो 12-15 पे यहां पर चला था उसका जब हमने से यहां पर रिसीव किया कितना पोटेंशियल है तो उसे बोलते हैं रिटार्डेड पोटेंशियल. क्योंकि रिटार्डेड इसलिए कहा कि जो इस टाइम पोटेंशियल यहां पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कुछ समय पहले का है. ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. तो अब चलते हैं इसके कंसेप्ट पर रिटार्डेड पोटेंशियल की, और फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लिनार्ड-विचार्ड पोटेंशियल, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो उसी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. प्लीज देखिए, तो कोशिश करता हूं आपको समझाने की. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फुल नोट से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स are produced by, you know very well, moving
charges. Moving charges. Okay, moving charges. Okay, which is given by Maxwell इक्वेशंस। और वो मैक्सवेल इक्वेशंस क्या आपको बताई गई थी, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू रो फ्री चार्ज डेंसिटी। रिमेंबर दिस पॉइंट। इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वी यूज वॉल्यूम फ्री चार्ज डेंसिटी। ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन first A, and second is divergence of magnetic field intensity is 0. Suppose this is equation 1b, and third is curl of magnetic field equals to vector J plus डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। ये आपका हो गया कंडक्शन करंट डेंसिटी और ये हो गया आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ओके, दिस इज इक्वेशन 1c। एंड फोर्थ इज कर्ल ऑफ E इज माइनस डेल बी बाय डेल, इक्वेशन 1d। Okay, these are the Maxwell equations in any medium. Now in terms of scalar and vector potentials, phi and vector A. The Maxwell equations are del square vector A minus mu naught epsilon naught del square vector A by del t square equals to mu naught vector J। del square phi minus mu naught epsilon naught and del to phi by del t square equals to minus रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अंडर ये अभी आप ध्यान रखिए, इसे मान लीजिए आप 2a और इसे कंसीडर कर लीजिए 2b। और ये कब है, अंडर द कंडीशन लॉरेंज गोज। लॉरेंज गोज की कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपको ये इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स की टर्म्स में आपको मिलते हैं, जो आपको पहले भी कराया गया था। इसका सॉल्यूशन आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं कि कैसे इसे सोल्व कर हमने इक्वेशंस मैक्सवेल इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स में फाइंड की थी। ठीक, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलिए, थोड़ा सा कंसेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिले कर आपको पढ़ा रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। द सॉल्यूशन ऑफ रिलेशन 2a and 2b is the relation between the retarded potentials।
आल्सो मैंने आपको बताया कि हम इन्हें क्या बोलते हैं, रिटार्डेड पोटेंशियल, क्योंकि सोर्स आपकी मूवेबल है। तो हमने पहले ही कह दिया आपको कि चार्ज आर मूविंग, तो चार्ज मोशन में है आपका, तो जो भी सिग्नल है आपका वो क्या है, मूवमेंट कर रहा है। तो हम जो यहाँ पर पोटेंशियल्स है आपके, इन्हें क्या नाम देंगे, रिटार्डेड पोटेंशियल्स का। तो यहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, लिखने में काफी टाइम लगेगा, यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2a एंड 2b yield the relationship between the retarded potentials vector a and vector phi scalar phi say at point rt with the respective source j and rho say at corresponding source point r dash and t dash such that the source and field point time are related to each other by this relation। देखिए किस प्रकार हम बात करेंगे। हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि आपका जो एक सोर्स पॉइंट है वो ये है, ये हमने कंसीडर कर लिया सोर्स पॉइंट, है ना। अब बात करते हैं कि आपका ये यहां पर कोई पॉइंट, ये हमने कंसीडर कर लिया एफ, ये आपका क्या है, फील्ड पॉइंट है, जहां पर आपको फील्ड्स क्या करने हैं, फाइंड। क्लियर है ना। अब यहां पर आप देखिए, क्लियर है ना यहां तक। चलिए, तो जो सोर्स पॉइंट है आपका, सपोज कर लीजिए वो किस टाइम पर है, आर डैश पोजीशन पर है और टी डैश टाइम पर है। और जो फील्ड पॉइंट आपका है वो सपोज कर लीजिए कि वो आर पोजीशन पर है और टी टाइम पर है। अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, क्लियर है ना। अब देखिए जो इफेक्ट इसका यहां पर पड़ेगा वो तो इसके सिग्नल से पड़ेगा, क्लियर है ना। तो सोर्स मूवेबल है बट इफेक्ट किसका पड़ेगा, सिग्नल का। तो इनमें रिलेशन क्या होगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले आप टाइम के बीच में रिलेशनशिप बताइए क्या होगी इनकी। तो टाइम किस तरीके से रिलेट होगा इनका, ठीक है। तो हमने कंसीडर कर लिया, तो टी डैश ऐसे लिख सकते हैं, इन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2a and 2b the time of source point t dash and time of field point t are related as। अब आप बताइए किस तरीके से रिलेटेड होगी। सपोज कर लीजिए कि आपका टाइम ये हो गया टी डैश, तो वहां पर टाइम आपका हो गया टी, ये लार्जर होगा ना, क्योंकि आफ्टर सम टाइम आपको इंफॉर्मेशन वहां पर मिलेगी, तो समथिंग माइनस होगा। और माइनस क्या टाइम होगा, कंसीडर कर लीजिए कि ये जो सेपरेशन आपका यहां से यहां तक, ये आपका आर है, कितना है, आर। तो हमने सपोज कर लिया कि ये आपका सेपरेशन कितना है, आर। और जो सिग्नल यहां से वहां तक पहुंचेगा आपका, वो किस स्पीड से पहुंचेगा सिग्नल, स्पीड ऑफ लाइट से, इन वैक्यूम। क्लियर है ना। इन केस ऑफ वैक्यूम आपका जो सिग्नल है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा। तो टाइम कितना हुआ, सेपरेशन हुआ आर
distance by velocity will be equals to time by c, speed of light. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. टी डैश इक्वल टू टी माइनस आर बाय सी. रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट आल्सो. नाउ क्लियर है यहां तक? तो इक्वेशंस याद रखिएगा जरा, क्योंकि मुझसे मिस्टेक भी हो सकती है, कुछ ध्यान रखिए. दिस इज इक्वेशन थर्ड. दैट इज सिग्नल reached from source point to field to point after बोलिए R by C time. After R by C time. So the potential the potentials obtained from equation 2a and 2b are known as retarded potential. Okay, and the retarded potentials are given as. आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि इनकी फॉर्म क्या होगी. रिटार्डेड पोटेंशियल्स सबसे पहले लिखते हैं वेक्टर ए किस पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं, आर टी, है ना, फील्ड पॉइंट पर, इक्वल्स टू, देखिए क्या होगा, 1/4 पाई आपको बताया गया था, एंड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन वेक्टर जे, सोर्स कहां पर है, आर डैश टी डैश, एंड डिवाइडेड बाय आर इंटू डी वी डैश. क्योंकि इस रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है आपकी करंट डेंसिटी, एंड स्केलर रिटार्डेड पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर रो एट पोजीशन आर डैश टी डैश डिवाइडेड बाय आर एंड डी वी डैश. ओके, दिस इज इक्वेशन फॉर ए, फॉर बी. ओके, these are the expression for retarded potentials. ओके,
चलिए, जो क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है वो लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल से, और लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल एक तरीके से आपके रिटार्डेड पोटेंशियल से, इनका वहां पर यूज करना है, इसलिए इसे क्लियरली आप समझ लीजिए। नाउ this information of retarded potential can be written as this information of retarded potentials can be written as, एक स्पेशल फॉर्म में लिखते हैं जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था। वेक्टर ए एट पोजीशन आर टी, ये आपका फील्ड पॉइंट हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ओवर वेक्टर जे, है ना, और ये आपका हो गया आर, और इसे स्पेशली हम इसे शो कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, क्लियर है ना। एंड फाई आर टी, ये एज यूजुअल मीनिंग है इन चीज का, इस चीज से, इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड रो बाय आर, क्लियर है ना, आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहां से आपका सिग्नल्स मूव कर रहा है और उस कंडीशन में आपके रिटार्डेड पोटेंशियल्स ये हैं, क्लियर है ना। अब हम थोड़ा सा इसे आगे एक्सटेंड करेंगे। इन केस ऑफ स्मॉल चार्ज, और आप कंसीडर कर लीजिए इन केस ऑफ स्मॉल चार्ज से, स्मॉलेस्ट चार्ज क्या हो सकता है, ई, देन अब आप देखिए, आपको कैलकुलेट करना है जे डी बी डैश एंड रो डी बी डैश। तो जे डी बी डैश आप कैलकुलेट करिए, इंटीग्रेशन विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, देखिए, यदि आपको पता हो कि जो करंट डेंसिटी होती है आपकी वो होता है, ये ऐसे कर लीजिए कि I इक्वल्स टू होता है आपका डी क्यू बाय डी टी, क्लियर है ना। अब आपका जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका वॉल्यूम टाइप है, कि वॉल्यूम में तो आपका करंट पास हो रहा है, तो आपका चार्ज क्या होगा, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसे लिख सकते हैं रो, कैसे, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो आप इसे लिख सकते हैं रो और डी, क्लियर है ना, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो यहां पर एक चीज देखिए कि मान लीजिए ये आपका एक वायर है, तो जब करंट आपका पास होगा तो ये इस पे को मूव करेगा, इस लेंथ को, दैट मीन्स ये आपका एरिया फिक्स रहेगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं ए डी एक्स बाय डी टी, ये आपकी होगी वेलोसिटी, क्या हो गई, वेलोसिटी, ओके ना। तो ये आपकी यहां पर बन गई वेलोसिटी, और चार्ज ये आपका बन गया रो ए वी, क्लियर है ना। तो अब यहां पर देखिए आई, और ए को जब आप इसके अपॉन में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगी आपकी करंट डेंसिटी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, तो ये रो वी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जे डी वी डैश को हम लिख सकते हैं रो वी, वेलोसिटी, वी मींस वेलोसिटी, एंड टोटल चार्ज इज ई, तो हम इसे लिख सकते हैं ई वी वेक्टर, ई वी वेक्टर, ओके। एंड सेकंड थिंग इज रो डी वी डैश इज टोटल चार्ज इज ई, क्लियर है ना।
और दूसरी बात देखिए, अभी हम ये मानकर चल रहे कि जो आपकी सोर्स है वो यहां पर फिक्स है, पॉइंट आपका फील्ड पॉइंट यहां पर फिक्स है, तो सेपरेशन आर आपका फिक्स हुआ। सोर्स आपकी फिक्स है, फील्ड पॉइंट फिक्स है, बट जो सिग्नल है वो आपका मूवेबल है, तो ये आर का कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा। तो इन सभी वैल्यूज की जगह में ये वैल्यूज क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो पुट करिए, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, चलिए तो देखते हैं क्या मिलेगा आपका। तो यहां पर पुट करते हैं, देन इन दिस केस लिख दीजिए यहां, वेयर इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज which is moving with velocity v, then vector a at point rt equals to mu naught upon 4 pi, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, पुट करिए। तो वैल्यू आपकी हो गई है ईवी, बट यहां पर आप इसे लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में, ओके स्क्वायर ब्रैकेट में लिया था हमने, सिंपल। और सेकंड थिंग आपकी हो गई फाइव वेक्टर आर टी, ये आपका बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ई बाई स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ आर। क्लियर है? देखिए मैंने आपको बताया था, इसका अपना एक मीनिंग है, वो मीनिंग आपको याद रखना है। थोड़ा सा ये आपको बड़ा अजीब लगेगा, तो इस पॉइंट को थोड़ा रिमेंबर कर लीजिए, क्योंकि यदि मुझे ये चीज़ें समझानी होगी तो काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा, फॉर योर एनालिसिस की बतानी होगी, तो वो पॉसिबल नहीं है डीएलिमिनेशन इक्वेशन की। तो प्लीज़ देख लीजिएगा इसे। तो अब थोड़ा सा इसे हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहां पर देखिए आप एक काम करिए, यहां पर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर बी बाय दिस आर। अब आप बताइए ये वैल्यू किसके इक्वल टू होती है, आपको पता है 1/c²। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, 1/c² की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वी नो दैट c इक्वल्स टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, implies that mu naught एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। ओके, तो यहां पर आप देखिए कि जो ये आपका सिंबल है, लेट कर लीजिए, लेट v/c इज इक्वल टू बीटा, v/c इक्वल टू बीटा। ओके, देन अब आप देखिए कर लिए नोट, जरा इसे पुट करिए वैल्यू को, इंप्लाइज दैट, या ये भी लिख सकते हैं बी वेक्टर बी एंड वेक्टर लगा दीजिए यहां पर, देन वेक्टर ए आर टी इक्वल्स टू, यहां पर लिखेंगे आप तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरा यहां पर अब देखिए, जब इसकी जगह आप 1/c² पुट करेंगे, एक सी तो आपको यहां काउंट करनी होगी, एक 1/v/c में आपका बीटा हो जाएगा। तो ये आपका बन गया वेक्टर बीटा ई बाई आर स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ आर।
and phi RT is 1/4 pi epsilon naught E by स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ R। अब प्रॉब्लम ये है हमारी, 4 इक्वेशन हो गई ना शायद, तो ये आपकी बन गई 5A एंड 5B। अब आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ R कैलकुलेट करना है, तो इसे देखिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो यहां पर नोट करते हैं इस चीज को। सपोज करते हैं कि यहां पर आपका क्या है, सोर्स पॉइंट S किस पॉइंट पर है ये आपका, R और T पर, R डैश एंड T डैश, और ये यहां पर आपका फील्ड पॉइंट जो आपको बताया था R एंड T। क्लियर। सपोज करिए कि आपका ये सोर्स से जो सिग्नल है आफ्टर सम टाइम यहां पर पहुंच जाता है। समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपका यहां से चलने वाला सिग्नल यहां पर ये फील्ड पर पहुंचता है, उस समय ये मानकर चलिए कि आपका जो सोर्स है वो यहां से कहां पहुंच जाता है, यहां पर। क्लियर है ना। तो हमने सपोज कर लिया कि जो आपका सोर्स है वो कहां पहुंच जाता है, पॉइंट P पर। जितने समय में आपका सिग्नल यहां से यहां पर पहुंचता है, उतने समय में ये मानकर चलिए कि सोर्स आपकी यहां से यहां तक चल जाता है। और ये सेपरेशन आपका हमने कंसीडर किया था कितना है, R। सपोज कर लीजिए R, जैसा कि हमने माना था। तो ये सेपरेशन तो आपका R हुआ। अब बात करते हैं कि यहां से यहां तक सिग्नल को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा। तो इसे जरा मैं इरेज कर देता हूं, ये आपको याद रखना होगा। तो ऊपर का हम फॉर्मूला इरेज करते हैं यहां पर। तो अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, टाइम टेकन बाय सिग्नल फ्रॉम S टू F। तो आप जरा बताइए कि वो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, एंड डिस्टेंस इज R एंड वेलोसिटी इज C। क्लियर है ना। अब आप एक काम कीजिए, इतने समय में आपका सिग्नल यहां से यहां पहुंच गया, तो कितनी डिस्टेंस मूव की होगी इसने, कितनी डिस्टेंस मूव की होगी इसने यहां से यहां तक जाने में। तो टाइम टेकन बाय S टू P इज सेम एज, यही तो होगा ना। तो ये कितना हुआ, R बाय C। क्लियर है यहां तक। अब आगे चलिए, तो यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, SP इज, अब आप ये देखिए इसकी वेलोसिटी कितनी है सोर्स की, वो आपकी है V। सिग्नल की C है बट इसकी वेलोसिटी कितनी है, V। तो ये आपका बन गया V, क्या होगा बोलिए, डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये बन गया V इंटू R बाय C। क्लियर है। अब यहां पर एक बात देखिए, यह जरूरी नहीं है कि आपकी सोर्स उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में आपका सिग्नल चला है। तो हम क्या करेंगे, इसका सोर्स की वेलोसिटी का इसकी डायरेक्शन में, या इसकी जो इसकी डायरेक्शन में जो है R वेक्टर है, उसका कंपोनेंट हमें इस डायरेक्शन में लेना होगा। तो हम इसमें कंपोनेंट की बात करेंगे, V डॉट R डॉट बाय C। एंड यू नो वेरी वेल, आप इसे इंटरचेंज कर सकते हो, वेक्टर V बाय C। अभी आपको बताया था कि ये वैल्यू क्या थी आपकी, बीटा, R डॉट बीटा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बीटा डॉट R। अब आप यहां पर देखिए, आपको करना क्या है,
आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। मेनली ये जो आपका आर है, ये आपका ये सेपरेशन है, नॉट दिस, ये आपका ये वाला सेपरेशन है। तो इस टाइम इंटरवल में जो टाइम इसने लिया है ना, तो अब ऐसे मान सकते हैं कि जैसे आपका यहां पर जो सिग्नल, यहां पर आपको जो पोटेंशियल मिल रहा है, वो कौन सा पोटेंशियल मिल रहा है, जो यहां से टी डैश टाइम पर चला था सिग्नल, और उसके इक्विवेलेंट जो आपको पोटेंशियल यदि आप इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहे विदाउट एनी दिस फॉर्म, तो आप अपनी सोर्स को एट रेस्ट यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। आप अपनी सोर्स को एट रेस्ट यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। तब उस कंडीशन में आपको इस सॉल्यूशन से वही आंसर मिलेगा। जैसे आप सपोज करिए कि आपके पास एक चार्ज स्फीयर है कंडक्टिंग, तो उसके कारण यदि आपको एक्सटर्नल पॉइंट पर पोटेंशियल कहा जाता है किसी, तो सिमिलर वही रिजल्ट आपको मिलता है जैसे कि हम उस टोटल चार्ज को उस स्फीयर के सेंटर पर कंसीडर कर लें। ओके, वो इनडायरेक्ट मेथड होगा। तो सिमिलर हम यहां पर भी वही कंक्लूजन निकालते हैं। तो अब आपका जो पी एफ है, तो यहां से बताइए, देन पी एफ बोलिए इक्वल्स टू, ये आपका हो गया पी एफ होगा आपका एस एफ माइनस एस पी। अब बताइए एस एफ कितना था आपका, टोटल आर था, एंड माइनस बीटा डॉट आर। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम इस पॉइंट को कहां पुट कर सकते हैं, यहां पर। तो देखिए, देन फ्रॉम इक्वेशन 5a एंड 5b, वेक्टर a आर टी इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी बीटा ई अपॉन, पुट करिए यहां पर वैल्यू, आर माइनस बीटा डॉट आर, एंड फाई आर टी एट पॉइंट आर टी इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बाय आर माइनस बीटा डॉट। ओके, दिस इज द required form of retarded potentials for a small charge which is equal to electronic charge small e. Okay, and now it's a general case for any motion. If the motion of source is relativistic, then what happen next? And if the motion of the charge is non-relativistic, then what happen next? So see here, in both cases now the relative, in equation 6a एंड 6b कंसीडर कर लीजिए, द रिलेटिव ऑर्डर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब कि आप मैक्सवेल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि E कन्वर्टेबल इन B एंड B कैन बी कन्वर्ट इन E इफ द fields are time dependent, time varying. Okay, so the relative orders of electromagnetism are controlled
are controlled by the ratio बीटा इक्वल्स टू V बाय C। देखिए कैसे, if V tends to 0, that is, सॉरी कह दीजिए, if beta tends to 0, then बोलिए, vector A will be equals to 0 and phi equals to 1/4 pi epsilon naught E by R. This is the case of electrostatics. This is the case of electrostatics, है ना? क्लियर हो गया होगा आपको? अब आप देखिए जरा यहां पर, इन केस ऑफ, ऐसे लिख दीजिए, इन रिलेटिविस्टिक केस these retarded potentials are known as Leonard Richard potentials. Okay, and see here beta controlled relativistic and non relativistic cases. अब आप देखिए, यदि आपका V जो है वो कंपरेबल है C के, किसे कंपरेबल है? C के, तो उस केस में क्या होगा, दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 1। ओके, तो उस कंडीशंस में आपको ये सोल्व करनी होगी। देखिए इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि आपके इनफाइनाइट हो जाए, अनडिफाइन हो जाएगी टर्म्स। क्लियर है ना? तो आप इसमें रिलेटिविस्टिक केस भी कंसिडर कर सकते हैं और नॉन रिलेटिविस्टिक केस भी। और यदि आपकी वेलोसिटी, यानी कि मतलब ये हुआ, यदि आपका चार्ज रेस्ट में है, सोर्स रेस्ट में है, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी 0 होगी, तो बीटा भी 0 होगा, तो दैट मींस वेक्टर ए भी आपका क्या होगा, 0 होगा। दैट मींस वो केस आपका प्योरली क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होगा। क्लियर है ना? बट जब आपका ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ए आपका नॉन जीरो हो और फाई आपका 0 हो, ठीक है ना, तो लिनार्ड विचार्ड कंडीशन तक पहुंचने का ये हमारा कंसेप्ट था, जिसमें आपने ये रिटार्डेड पोटेंशियल्स की फॉर्म फाइंड की, और ये फॉर्म्स आपकी जो निकल कर आई, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है, जिसे हम रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक केस दोनों में यूज कर सकते हैं। जो इन इक्वेशंस की जो रिलेटिविस्टिक फॉर्म्स है, फॉर्म्स में जो पोटेंशियल्स है, उन्हें हम जनरली बोलते हैं, जो मोर फेमस नेम है वो आपका है लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल्स। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये जो टॉपिक मैंने आपको कराया है, ये आपको ग्रिफिथ से, आप देख लीजिए, ग्रिफिथ में बहुत शॉर्टली किया गया है, तो वहां से आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सिमिलरली जो रिटार्डेड पोटेंशियल है आपका, लीनियर विचार्ड पोटेंशियल है रिटार्डेड पोटेंशियल से, यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल्स को आप डिफाइन कीजिए और उनके ऑब्टेन कीजिए, तो आप रिटार्डेड पोटेंशियल्स की हेल्प से ऐसे इन्हें फाइंड कर सकते हैं। इनके लिए अनदर वे और भी है, अल्टरनेटिव मेथड टू ऑब्टेन लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल्स फ्रॉम रिटार्डेड पोटेंशियल्स, तो वो भी कराऊंगा मैं आपको, बट आफ्टर दिस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।